हमारे वक्त के हिंदुस्तान के सबसे बड़े उपन्यासकार, सबसे बड़े कहानीकार शमशुर रहमान फारूकी हमारे बीच आ रहे हैं। तालियां जोरदार बजाकर उनका स्वागत करिए। ये माइक आपके लिए। सर, यहाँ पे कहानी कंपटीशन चल रहा है जिसके पिछले साल के विनर्स की किताब का अभी आपने विमोचन किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि कुछ किस्से हैं जो उनके भीतर कुलबुला रहे हैं, समझ में नहीं आता कि शक्ल कैसे दें। कोई शॉर्टकट है, कोई लॉन्ग कट है, कोई प्रोसेस है? बेटा, अगर लॉन्ग शॉर्टकट मालूम होता तो इतनी देर लगती है हमको लिखने में। हमने तो 70 बरस के हो गए तब मैं नावल लिखा मैंने। तो शॉर्टकट लॉन्ग कट इसमें नहीं होता भाई। ये तो ऐसा मामला है कि अब हमारा तरीका तो ये था, जब लड़के थे हम बहुत, एक ज़माना था जब मैं लड़का था, हालांकि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक ज़माना था जब मैं बहुत छोटा था। तो मैं उसमें मैंने कहानियाँ लिखी बहुत सारी। हमारे उस ज़माने में जो लोग घर घर में जिनका नाम था, हमारे कृष्णधर साहब थे, पेरी साहब थे, मंटो साहब थे, इन लोगों को बहुत नाम था। तो सब हमने कहा हम भी कहानीकार बनेंगे। तो उस वक्त ये ख्याल था कि पहले कोई आइडिया लाओ फिर कहानी लिखो। तो हमने आइडिया सोच सोच के कहानी बनाना शुरू की। अब कुछ चली कुछ नहीं चली। तो अब बड़े होकर के खैर मेरा दिमाग और तरफ लोगों ने घेर दिया और मैं चला गया आलोचना करने, कुछ और तरह के कामों में लग गया। फिर जब बिल्कुल बूढ़ा हो गया तो फिर मुझे ख्याल आया कि भाई अब बहुत दिन की पुरानी मोहब्बत है, कहानीकार बनने की बहुत तमन्ना थी, अब चलो मौका अच्छा है, अब कुछ कोशिश कर लेते हैं। तो आइडिया में कुछ था नहीं क्या किया जाए। और सच्ची बात ये, अब आपसे बताऊँ आप लोगों को कि आप मेरी बात को ये मत मानिए कि आप लोगों के लिए भी ये बात सही होगी। हर लेखक के लिए और ख़ासकर हर कहानीकार के लिए अपना रास्ता होता है, और उसमें एक रास्ता मगर नहीं होना चाहिए। वो ये है कि अगर पहले से वो आइडिया ले लिया दिमाग में कि इसके बारे में लिखना है तो ये फिल्म में होता है, लेकिन सच्चे साहित्य में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आइडिया लेके आदमी लिखे, होता ये है, कम से कम होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ होना चाहिए कि आपको कोई बात सूझ जाए, अच्छी सी बात, कि कोई अच्छी सी बात सूझ जाए, कोई अच्छी सिचुएशन सामने आ जाए, और फिर उसके बारे में आप सोचें कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे शक्ल दी जाए। तो फिर धीरे धीरे शक्ल बनती है। अगर बनी नहीं बनी। मैंने शुरू में जो कहानियाँ लिखी हूँ सब में पहले से आइडिया मौजूद था कि ये करना है। और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने 15 साल की उम्र में होते बल्कि एक नावल भी लिख मारा था मैंने। अब उसका नाम भी लेते शर्म आती है। अब वो छप भी गया था, और एक हमारे दोस्त हैं जो दुश्मन दरअसल हैं, उन्होंने उसको रखा भी है बचा के अपने पास। मैंने बहुत उनको हाथ जोड़े कि भाई छपवाना मत या खुदा के लिए, ना कट जाएगी, लेकिन खैर उन्होंने छपवा भी दिया। लेकिन मैं उसको अब ऑन नहीं करता। इसीलिए ऑन नहीं करता तो हर चीज़ पहले तय थी। औरतें ऐसी होती हैं, गांव के लोग ऐसे होते हैं, वो उनकी लड़कों की इस तरह की मेंटेलिटी होती है। जवान लोग इश्क करते हैं तो कैसे करते होंगे। तो जो चीज़ें कि सब मैंने तय कर ली अपनी खोपड़ी में, इतनी बड़ी तो खोपड़ी आपकी थी तो था क्या आपके पास, लेकिन तय कर ली मैंने कि मैं जानता हूँ सब कुछ। तो उसमें सबसे बड़ी मुझे यही ख़राबी लगती है। ये तो छोड़ दीजिए कि भाई वो एक बहुत ही इमेच्योर आदमी का, जो अभी 15 साल का भी ठीक से नहीं हुआ है लड़का है, दुनिया भी उसने बहुत ज़्यादा नहीं देखी है, तो उसका वाला नावल वाला क्या होगा, जाहिर है कि उसमें साहित्यिक बहुत सी ऐसी जो मोटापन होगा। लेकिन उसका जो बेसिकली जिस चीज़ से कि मैं बहुत चिढ़ता हूँ अब, और तब भी इसलिए बाद में इसको मैंने छोड़ भी दिया ये काम, कि पहले से आइडिया मुकर्रर कर लिया कि दुनिया ऐसी होती है और नहीं होती तो ऐसा होना चाहिए जैसा कि मैं चाहता हूँ कि वो। उससे भाई कम से कम मेरे लिए तो ये तरीका नहीं है कहानी कहने का। मेरा तो ये होता है कि मैं जैसे अब ये जो कोई 40 बरस के बाद जब मैंने फिर शुरू किया कहानी लिखना, तो एक बिल्कुल ही दुनिया वाली बात थी। बात ये थी कि हमारी मैगज़ीन 1997 में गालिब साहब के 200 बरस पूरे हो गए उनकी शादी नहीं बल्कि उनकी पैदाइश को। तो सब लोग अपना कुछ ना कुछ नंबर निकाल रहे थे मैगज़ीनों का कोई। तो हमने कहा भाई हम तो नंबर निकालते नहीं हैं, हमारी परंपरा में नहीं है नंबर निकालना, तो कम से कम 3-4 पेज 10 पेज 3-4 लोगों से लिखवा लिया जाए, वो छाप दिया जाए। अब हमने बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों को लिखा कि भाई कुछ लिख दो, पर्शियन वालों को भी लिखा, उर्दू वालों को भी लिखा। जब सब जमा कर लिया तो देखा कि भाई सबसे अच्छा जो लेख है वो एक साहबजादे का है जो अभी हिंदी में PhD कर रहे हैं। मैं तो सर पीट लिया। मैंने कहा अगर
इनके लेख को सबसे आगे रखूँगा मैं। तो जितने उर्दू वाले हैं सब बंदूक लेके मेरे पीछे आ जाएँ कि वाह भाई वाह, एक हिंदी के स्टूडेंट को तुमने आगे बढ़ा दिया, हमको पीछे कर दिया, हम 50 साल से फारसी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बहुत, इसलिए कि हमारी मैगज़ीन का जब तक वो मैं निकालता रहा, ये उसका तरीका था कि मेरिट के हिसाब से हम उसको प्रेस देते थे चीज़ को। अगर अच्छी चीज़ है तो चाहे वो तुम्हारी क्यों ना हो, तुम बच्चे करके हो, तो उसको पहले जगह मिलेगी। और चाहे वो किसी बहुत बड़े आदमी की चीज़ है, लेकिन अगर उतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे तो मैं उसको बाद में जगह दूँगा। और ये भी कोशिश करता था मैं कि हर चीज़ जो है वो आपस में एक उनमें एक जुड़ी हुई से लगे कि इस कहानी के बाद ऐसा लेख आना ही चाहिए था, इस लेख के बाद ऐसी पोएम आना ही चाहिए थी, एक पूरा एक सजा हुआ सा मंजर बन जाए। तो मैंने सोचा कि भाई अब अगर एक यंग हमारे वो बनारस में पढ़ाते हैं, बनारस यूनिवर्सिटी में, कृष्ण मोहन साहब, उस ज़माने में बहुत बड़े मार्क्सवादी थे, शायद अभी मार्क्सवादी होंगे, हमारे बड़े चाहने वाले, हम भी उनके बहुत चाहने वाले। तो उनका लेख मुझे, अगरचे उनके व्यू पॉइंट से मुझे बिल्कुल कोई भी सहमति नहीं थी, जो उनका व्यू पॉइंट था वो मेरे ख्याल में गालिब उसके बिल्कुल उल्टे हैं। लेकिन ये शायरी का कमाल है कि जिस शायर को मैं समझता हूँ कि वो यहाँ खोपड़ी का शायर है, उसको उन्होंने ये दिखाया कि साहब वो तो सेंसिबिलिटी का शायर है, सेंसुअस है, वो छूने होने का और इस तरह की चीज़ों की बात करता है, जैसे कि लड़कियों को छूना है, माशूक से प्यार की बात करना है, उसकी बात करता है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करते। लेकिन अब उन्होंने लिखा, अच्छे शेर वे नकल किए, बहुत से गालिब के, और सही नकल किए, गलत भी नहीं कुछ था उसमें। तो मैंने कहा इसको ऊपर ही रखूँगा चाहे कुछ हो जाए। फिर एक काम मैं कर सकता हूँ कि भैया ऐसे क्यों ना ऐसा करो कि गालिब साहब के बारे में एक स्टोरी लिख दो, और उस स्टोरी में जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैंने चीज़ें देखी, सेकेंड वर्ल्ड वार का ज़माना, अंग्रेज़ों का राज देखा मैंने, सब कुछ देखा, तो वहाँ से शुरू करते हैं। उस आया कि हम और उसमें बताते हैं कि एक पढ़े लिखे आदमी, एक ज़मींदार राजपूत ख़ानदान के लड़का है, इसको यहाँ शायरी वारी का शौक़ उसकी बहुत है। तो फिर वो दुनिया बदल जाती है, 57 में उसके घर वाले सब मार दिए जाते हैं। खैर वो अपना मारा फिरा कहीं हिलता है, तो इस जगह पहुँचता है कानपुर में, अंग्रेज़ी पढ़े हुए, उसको वहाँ नौकरी मिल जाती है। तो जनाब वो अब उसकी आँख से देख रहा हूँ गालिब को मैं, एक यंग वर्शिपर के आँख से देखता हूँ गालिब को मैं, कि वो कैसे लगते होंगे उसे 150 बरस पहले, 1857 में, 1857 के कुछ बाद। तो कैसे वो गालिब को से मिलने के लिए कानपुर से जाता है। तो तरह तरह उसमें बहुत सी बातें, जो कल्चर की बातें बहुत सारी ऐसी आ गई जो बिल्कुल हम लोगों को अजीब नहीं मालूम होती है। वो मैंने लिखा कि मैंने एक जगह देखा कि एक बार पादरी साहब खड़े हैं, उनके हाथ में बहुत तो वो कलम लिए खड़े हुए हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, यंग पीपल, वो किताब देते हैं, वो साइन कर देते हैं, किताब वापस ले जाते हैं वो लोग। तो मैंने समझा कि अच्छा भाई ये भी एक तरीका होता है ऑथर को अप्रिशिएट करने का, ये किताब उसकी ख़रीदो, साइन करा लो उससे, उसके ऊपर, जो हज़ार हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ तो उस ज़माने में तो हिंदुस्तान में कोई प्रिंटिंग इतनी होती नहीं थी, और न कोई पब्लिक मीडिया किस्म की कोई चीज़ थी। तो वहाँ तो ये बड़ी बात थी कि आपकी स्टोरी या आपके कविता को मैं अपने हाथ से लिख लूँ, कलम से अपने लिख लूँ, और उससे बड़ी बात थी कि आपसे सुन लूँ मैं उसको। तो ये एक नई चीज़ थी कि वो छपी हुई किताब है, तो लड़के लड़कियाँ आते हैं, साइन कराते हैं, ले जाते हैं। तो उसका हम भी ये क्यों ना करें, आखिर चलो इसी एक बहाना बनाता है गालिब साहब से मिलने का। अब देखो ना कि जो एक यंग लड़का है, 25-30 साल की उसकी उम्र है, जो दुनिया के बहुत कुछ देख भी चुका है, यानी वो उसकी माशूका जो है वो भी इसी में लुट गई, मर गई, घर भी उसका ख़त्म हो गया 57 में। उसके लोगों ने विद्रोह किया था, विद्रोह में ज़ाहिर जो सज़ा होती है अंग्रेज़ों ने वो सज़ा दी थी। लेकिन ये कि उसके दिल में एक तरह की मोहब्बत है अपने तरह के लोगों की। तो हाउ डज ही लुक एट हिम, हाउ डज ही, व्हाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज डज ही फाइंड टू गो टू दिल्ली फ्रॉम कानपुर एंड टू विजिट गालिब। तो हमारे यहाँ तो आज के ज़माने में बहुत तरह तरह के बहाने होते हैं। वो बहाना से, ये बहाना भी क्या है, पैसा रखते हो हवाई जहाज़ पकड़ो पहुँच जाओ, पैसा नहीं है तो ट्रेन में चले जाओ, और जाके वहाँ हमारे पास लोग आते हैं, साहब आपसे मिलने आए हैं। तो भाई तू कौन है? नहीं मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका बहुत चाहने वाला हूँ। ले भाई, अब मेरा टाइम कोई है सोने जागने का, चले आ रहे हैं यार लोग। तो उस ज़माने से नहीं था तो मैंने कहा कि देखो ये एक तरीका उसमें समझ में आया। तो खैर वो दिल्ली जाता है, दिल्ली का हाल लिखता है, गालिब से मिलता है, गालिब का हाल लिखता है। अब चूँकि गालिब वाली मैंने पढ़ा बहुत है, तो गालिब की चीज़ें बहुत सी मुझे याद हैं। ख़त उनके मैंने सब पढ़े हैं, ख़त से मैंने जुमले निकाले बहुत से जो वहाँ फिट होते हैं डायलॉग की जगह पे। तो बहुत जगह गालिबी के वर्ड मैंने डायलॉग में डाल दिया, वो बड़ा बढ़िया बन गया। तो बन गया अच्छा अब काम पूरा हो गया, पहले अपनी स्टोरी रखो, फिर कृष्ण मोहन साहब को लेकर रखो, फिर और लोगों को रखो, तो चल गया फिर वो।
तो मुझे पता लगा कि अच्छा भाई अभी भी तू 40 बरस के बाद भी, बल्कि और बरस हो गए, उसके बाद भी तू कहानी लिखने का दम रखता है अपने अंदर। तो लोगों ने कहा ये लिखो वो लिखो, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो अब जो लिखना है वो भी दिल्ली के बारे में फिर लिखूँगा मैं, क्योंकि दिल्ली के साथ बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है। ये तो खैर लोग जानते ही हैं कि जब दिल्ली कितनी बार लूटी है और कितनी बार लूटी गई और फलाना हुआ, तो सभी जानते हैं। लेकिन जो असल बेइंसाफ़ी हुई कि जिस तरह दिल्ली को हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने डिवैल्यू किया, वो कहा कि ये दिल्ली कुछ नहीं है, सब बिल्कुल ये कहानी बनाई कि साहब दिल्ली उजड़ गई तो शायर लोग भाग गए। अरे भाई, मैंने दिखाया है कि शायर लोग बहुत से आए भी वहाँ दिल्ली में, ऐसा नहीं कि सब भाग गए थे। कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं निकले, यहीं कहीं होकर रह गए, कुछ लोग गए अब लौट के आ गए, फिर कुछ लोग यहाँ आए रहने के लिए आए, 10 साल 12 साल रहे, वापस चले गए। कुछ लोग मुर्शिदाबाद से आए, कुछ लोग सरहिंद से आए, कुछ लोग मुल्तान से आए। तो ऐसा नहीं कि दिल्ली से लोग भाग रहे थे। बताया हम लोग ये गया था दिल्ली से लोग भाग रहे थे। दिल्ली एक बिल्कुल डेड, अगर डेड नहीं तो मौरीबंद, नियर डेथ है, एक कल्चर है, एक सोसाइटी जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सिवाय कि बटेर लड़ाते हैं लोग और पतंग लड़ाते हैं और लौंडों से इश्क करते हैं, कुछ उनको काम वाम नहीं आता। तो मैंने कहा मैं उस पर लिखूँगा स्टोरी, जिसमें कि जो दिल्ली का जो कंपोजिट कल्चर है, जिसके हम लोग बहुत आजकल बड़ा जिक्र होता है, हालांकि कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन उस ज़माने में वाकई था कि हिंदू लोग से मुसलमान लोग मोहब्बत करते थे। मुसलमान लोगों के यहाँ उठते बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, अपने धर्म पर कायम रहते हैं। उसमें जो एक कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर है बुद्ध सिंह कलंदर का, कि बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं वो नानकपंथी हैं। तो नानकपंथी को आज कौन जानता है? हम जहाँ भाई हमको मालूम है सिख होता है, सिख 2 तरह का होता है, ये मालूम है, नानकपंथी कौन जानता है? लेकिन हमने खैर पता लगाया कि भाई नानकपंथी क्या होते हैं। नानकपंथी हैं वो, लेकिन उनकी दोस्ती में ज़रा जाना से भी है, जो बहुत बड़े सूफ़ी हैं, फ़ारसी की शायरी भी करते हैं वो। फिर एक दिन उनको मूड में आते हैं, सारा घर अपने उन्होंने लुटा दिया, कहा कि हम जा रहे हैं, जंगल में रहेंगे। तो इस तरह के लोगों को लेकर के मैंने, कि जो बड़े लाइवली पीपल है, जिनमें यह हिम्मत है कि बाप दादा की मिली हुई दौलत जो कि करोड़ों रुपए की उस ज़माने में थी, उसको लुटा दें, ले जाओ, हम दुनिया छोड़ रहे हैं, ले जाओ। और फिर युवा को बिल्कुल मेला लग गया, जैसे कि मेला लग जाए कहीं कि साहब जो आजकल शेर में लगता है कि जो चले आ रहे हैं लोग, कोई पलंग लिए भागा जा रहा है, कोई बोतल लिए भागा जा रहा है, कोई अलमारी ले जा रहा है, कोई कुर्सी ले जा रहा है, कोई कालीन ले जा रहा है। मिनटों में घर पूरा खाली हो गया। छोड़ा क्या, अम्मा जी के मंदिर में तुलसी जी का एक पेड़ था, उसके लिए उन्होंने आदमी छोड़ दिया कि ये आदमी इसकी रखवाली करेगा, पानी देगा, इस पेड़ की पूरी तरह से देखभाल करेगा, बाकी तुम लोग ले जाओ तुम। तो ऐसे लोग दिल्ली में थे उस ज़माने में। अब आज दिल्ली क्या है अब तुम खुद देखते हो, मैं कह नहीं कह सकता, लेकिन उस ज़माने में ये लोग थे। तो मैंने वो स्टोरी दिल्ली ही के बारे में लिखी कि दिल्ली में कैसे लोग थे उस वक्त, मुसलमान लोग जो थे, मुल्ला लोग वो कैसे थे, आशिक लोग कैसे थे, गाने वाले लोग कैसे थे जिन। तो मैंने ये कहा ना कि आइडिया फिर नहीं होता, फिर ये होता है कि आपके पास एक इमेज होना चाहिए पहले कि कोई किसके बारे में लिखना है, और वो इमेज अगर आपके पास है, कोई कैरेक्टर आपको याद आ जाए, कोई सूरत हाल सामने आ जाए, कोई बात कोई अच्छी से कह दे, उसके चारों तरफ बिना भाई किसने ये बात कही होगी, मान लो किसी ने कोई अच्छी से बात कह दी, जुमला को सुन लिया आपने, तो कैसा आदमी या किसी लड़की रही होगी वो, क्या उसको सूरत शक्ल होगी, क्या करता होगी, क्या करती होगी। तो इस तरह से बनाते हैं, कभी हम ऐसे बनाते हैं भाई, आप लोगों का जो मामला हो, आप मेरे कहने मत चलिए, आप करें वही जो आपको करना है। लेकिन मैंने, चूँकि मैं आप लोगों से उम्र में बहुत बड़ा हूँ, और ये मुझे बुला के लाएँ कि आप बैठिए बच्चों से बात कीजिए, तो मैं यही बात कर सकता हूँ कि मेरा क्या अनुभव है कहानीकार की तरह से। जो पहले वाला अनुभव था, जिसको कि मैं अब कान पकड़ के छोड़ चुका हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं आता, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके बारे में कह देता हूँ। फारूकी साहब, एक आखिरी सवाल, वक्त की कमी है, एक नहीं बस ये लास्ट सवाल। दीपावली थी पिछले दिनों, मैंने ट्विटर पर ऋग्वेद की एक ऋचा लिखी और उसके आखिरी में लिखा दीप पर्व मुबारक हो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मुबारक क्यों लिखा, शुभकामनाएं क्यों नहीं लिखी। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी नौजवान मौजूद हैं और जो लोग वीडियो देखेंगे, आप उनको बता दें कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, और भाषा को इस तरीके से मजहब के आधार पर बांटा भी नहीं जाना चाहिए। ये पहली बात तो ये है कि ये जो शुभकामनाएं आपने कहा कि हिंदी में कहा जाता है या हिंदू लोग कहते हैं, तो ये अंग्रेज़ी में है, हमारे यहाँ नहीं है। ये तो बेस्ट विशेष का अनुवाद है, ये बेस्ट विशेष का अनुवाद है, हमारे यहाँ कभी ये था ही नहीं।
हिंदू के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, किसी के यहाँ ये लफ्ज़ था ही नहीं। मुबारक का लफ्ज़ जो होता है वो बहुत से माने में आता है कि जिसकी वजह से भगवान की बरकत नाजिल होती है, उसको मुबारक कहते हैं। क्योंकि जो 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 जिससे आपको कोई अच्छा फ़ायदा पहुंच जाए। आप कहीं गए हैं, सफ़र मुबारक हो, क्या मतलब कि सफ़र में जब जाएं जो आपका काम है वो पूरा हो जाए। तो मुबारक का लफ्ज़ अगरचे अरबी में है, लेकिन उर्दू में और उर्दू के ज़रिए से और बहुत ज़बानों में ये है, मराठी में भी है, बंगाली में भी है, और भाषाओं में भी है। तो ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, मुसलमानों का लफ्ज़ नहीं है, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि सब जगह काम आता। और जिसके पीछे वर्ल्ड व्यू ये है कि जो तुम काम कर रहे हो, अगर सगाई कर रहे हो, शादी कर रहे हो, बच्चे की सालगिरह कर रहे हो, होली मना रहे हो, दिवाली मना रहे हो, ईद मना रहे हो, तो उसमें तुमको अच्छा कोई लाभ मिले, कोई फ़ायदा मिले, तुम्हारे लिए मुबारक हो, ये उसके माने। जब बेस्ट विशेष तो कभी हमारे यहाँ था ही नहीं। हम कौन होते हैं पुश करने वाले किसी और को? भाई इस बिटिया को हम जानते नहीं, हम लिखते हैं बेस्ट विशेष हम दिवाली, तो क्या कहेगी मेरे बारे में? वो ये कहेगी बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन अब ये तो ये समझना कि बेस्ट विशेष शुभकामनाएँ ये कोई हिंदुस्तानी चीज़ तो नहीं है, ये है अंग्रेज़ी चीज़। अब आपने क्यों ले लिया आप जाने, आपका काम जाने, मैं नहीं कह सकता। अब रह गया मुसलमानों की ज़बान है। अभी मैंने आपके सामने बुद्ध सिंह कलंदर का नाम लिया। बुद्ध सिंह कलंदर उर्दू के शायर थे, फारसी के शायर भी थे, खत्तरी थे ज़ात के। वो बाप उनके बहुत बड़े ज्वेलर थे, वो लाहौर में रहते थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए पूरी कोठी ख़रीदी, यहाँ पे उसको सजाया, पूरा सामान रखा, कहा जा बेटा तू यहाँ बैठ करके अपनी शायरी वारी कर, हमसे मतलब नहीं है, तू अपना आराम से रहे। वो कहाँ के मुसलमान थे भाई? क्या वजह थी कि वो उर्दू की शायरी कर रहा है? अच्छा, अब उर्दू के बारे में कुछ अफसोस ये है कि बहुत से उर्दू वालों ने भी बहुत सी कहानियाँ बना दी। जैसे एक कहानी बनाई कि साहब ये उर्दू इसलिए है कि उर्दू के माने होता है लश्कर, फ़ौज। और ये पहले फ़ौजी लोग जो थे यहाँ आए थे बाहर से, तो जो फ़ौजी आते हैं तो मारकाठी करते हैं, लेकिन बजाय उनको खाना पड़ता है, उनको रहना पड़ता है। तो फिर आसपास के लोगों से कोई बातचीत कर रहे हैं कि भाई इसको गेहूँ कहते हो, अच्छा गेहूँ क्या भाव है, दाल क्या भाव है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल झूठ, पक्का सरासर झूठ। उर्दू के माने दिल्ली शहर। अगर विश्वास न हो, कोई पुराने ज़माने की डिक्शनरी देख लीजिए उठा करके आप, जो उर्दू से इंग्लिश डिक्शनरी हो, तो उसमें उर्दू के माने क्या लिखे हुए हैं। उसमें एक मानी ये लिखा हुआ है कि वो जगह जहाँ बादशाह रहता है। और चूँकि शाहजहाँ के ज़माने में आते आते बादशाह ने अपने लिए हेडक्वार्टर दिल्ली बना लिया था। जहांगीर भी बहुत घूमते फिरते थे, बहुत तमाम घूमते थे। अकबर साहब भी बहुत घूमते फिरते थे, दिल्ली में कभी नहीं रहे, न वो रहे न वो रहे। अब कहा कि ना वो शाहजहाँ के ज़माने से ये लोगों ने साहब फ़ौजें यहाँ आई। अरे कौन सी फ़ौजें आई भाई साहब? ये शब्द तो 18वीं सदी में चालू हुआ, जब अगर कोई फ़ौज थी तो अंग्रेज़ों की फ़ौज थी या सिंधिया की फ़ौज थी। तो हमारे किस फ़ौज के लिए आप कह रहे हैं? उर्दू के माने होते हैं बादशाह का दिल्ली शहर। ये पूरा नाम जो था कि ज़बान उर्दू मोहल्ला शाहजहानाबाद, कि द लैंग्वेज ऑफ द एग्जॉल्टेड सिटी कॉल्ड शाहजहानाबाद। उसको शॉर्ट करके उर्दू ज़बान उर्दू मोहल्ला हो गया, फिर उर्दू मोहल्ला करके उर्दू रह गया। तो ये उर्दू के माने बिल्कुल नहीं है कोई लश्कर वश्कर। उर्दू के माने दिल्ली का शहर। किसी भी देख लीजिए, किसी डिक्शनरी में देखेंगे आप तो लिखेंगे पहले मानी जो टर्किश से लिए गए हैं वो ये है कि जहाँ बादशाह रहता हो, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, उसको उर्दू कहते थे। और दूसरे मानी लिखे हैं दिल्ली उर्दू का। अब इंशा रहने वाले बंगाल के हैं, दिल्ली में आके बस गए, लाहौर से लेकर और लखनऊ से लेकर 1807 में। वो लिख रहे हैं कि साहब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने को कहते हैं कि हम उर्दू के रहने वाले हैं। तो उर्दू कहाँ हुई भाई? किसी जगह का नाम होगा ना। अगर वो कहें कि हाँ उर्दू के बोलने वाले हैं तो माने हुए कोई भाषा होगी कोई, लेकिन उर्दू के रहने वाले हैं तो क्या मतलब किसी जगह का नाम होगा? तो 50 जगह लोगों ने लिखा है। ये अलबत्ता मुसफ़ी कोई उनकी तरह ज़रा सीनियर शायर उनके हैं, मुसफ़ी साहब हैं। वो बाहर से आए, दिल्ली में रहे बहुत दिन तक, फिर लखनऊ चले गए, फिर वापस आए, फिर चले गए। ये स्टोरी भी गलत है कि लोग आते थे बोलते भाग रहे थे। खैर उनका शेर है कि अलबत्ता मुसफ़ी को है रेख्ते में दावा, यानी कि है ज़बादां उर्दू की वो ज़बान का। तो क्या मतलब भाई? रेख्ता ज़बान का नाम है। उस ज़बान को उस ज़माने में रेख्ता भी कहा करते थे। रेख्ता माने जो आम लोग हमारे तुम्हारे ऐसे लोग बोलते हैं, जो बड़े लोग बोलते हैं फ़ारसी वारसी बोलते होंगे, लेकिन जो हम तुम बोलते हैं वो रेख्ता है कि वो हम लोग बोलते हैं, पढ़ी गई ज़बान, आम लोगों की ज़बान। तो कहते हैं कि अलबत्ता मुसफ़ी को है रेख्ते में दावा, यानी कि है ज़बादा में ज़बान जानने वाला उर्दू की वो ज़बान का, यानी वो ज़बान जो उर्दू में बोली जाती है, यानी दिल्ली में बोली जाती है। तो अब इसको किसने कह दिया भाई कि उर्दू में फ़ौज होता है? ये मुसलमान इसको लेके आया था। अरे मुसलमान बेवकूफ़ तो जब आया था, जब कभी वहाँ तुम्हारे सबसे पहले तो साउथ में आया, केरला में, वहाँ अरबी बोलता हुआ आया था। अभी तक वहाँ
मलयालम में बहुत सारे अरबी के लफ्ज़ मौजूद हैं, बल्कि उस लैंग्वेज को अच्छा मानते हैं मलयालम को, जिसमें अरबी ज़्यादा हो और लोकल वर्ड कम हो। फिर यहाँ के लोग, यहाँ से लोग आए, कुछ अफ़गान से लोग आए, कुछ लोग ईरान से आए, तो फ़ारसी बोलते हुए आए। तो अफ़गानिस्तान में फ़ारसी बोली जाती है, लेकिन वो कब के आए, मर खप गए, ख़त्म हो गए, कहाँ उनको कोई जानने वाला है। तो खाने आज़ू ने लिखा है कि हम लोग जो उर्दू के रहने वाले हैं, जो पहले डिक्शनरी बनी थी उर्दू के 1790 के आसपास, उस पर उन्होंने आलोचना लिखी है और लिखा है कि हम जो उर्दू के रहने वाले हैं, हम ऐसे नहीं बोलते। तो पता चला कि उर्दू एक जगह का नाम है। देखिए, आपको तीन मैंने दे दिए आपके सामने, बिल्कुल ओपन और सामने के दिए हुए हैं कि खाने आरजू 1746 में अपनी किताब में लिखते हैं, वो आलोचना कर रहे हैं एक डिक्शनरी का जो बनी थी उस ज़माने में, उनके पहले बनी थी। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि ये वर्ड हमारे यहाँ नहीं है, उर्दू में इस तरह नहीं बोलते। उर्दू क्या जगह पर, कोई मोहल्ला होगा, कोई शहर होगा, कोई गांव होगा, उर्दू की फ़ौज का नाम तो नहीं होगा। अब वो इंशाअल्लाह 1807 में लिख रहे हैं कि साहब जो लोग उर्दू में नहीं रहते लेकिन दावा करते हैं हम उर्दू के रहने वाले हैं, बड़ा बनते हैं अपने को, सब बिल्कुल बेवकूफ़ है। खैर वो बेवकूफ़ का गलत कहा, लेकिन बात ये निकली कि उर्दू में जो रहने वाले, उर्दू के रहने वाले मैंने दिल्ली के रहने वाले। और मुसफ़ी का जो शेर है वो 1780-85 के आसपास का है कि अलबत्ता मुसफ़ी को है रेख्ते में दावा, यानी कि है ज़बान उर्दू की वो ज़बान है। तो भाई ये ना मुसलमान की ज़बान है, ना हिंदू की ज़बान है। मीर अमन साहब ने अंग्रेज़ों के हुक्म पर किताब लिखी, उसमें लिखा कि मैंने इस कहानी को उस ज़बान में लिखा है जिसे उर्दू के सब लोग बोलते हैं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या जवान, सब बोलते हैं, क्या औरत, क्या मर्द। तो कौन से उर्दू के लोग हैं भाई, कहाँ से आ गए आखिर ये? मैंने इसको इस किस्से को उस ज़बान में लिखा, ये 1802 का कौल है। इस किस्से को उस ज़बान में लिखा है जिसे उर्दू के सब लोग बोलते हैं, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या मर्द, क्या बूढ़े, क्या जवान। तो उर्दू के से क्या मतलब, कहाँ के आप, कहाँ के हैं जी? हम अम्बाले के हैं। आप कहाँ के हैं जी? हम अमृतसर के हैं। तो उर्दू के हैं माने क्या है? उर्दू के रहने वाले हैं। तो ये सब बिल्कुल झूठी फजूल बातें हैं। अच्छा भाई, अगर मान लो कि ऐसा हुआ भी होगा, तो अब हम लोग यहाँ मुसलमान बेचारे जो यहाँ 1200 बरस से रह रहा है, यही हमारा मरना है, हमारा जीना है, हम गए नहीं, हमारे यहाँ से कोई पाकिस्तान में नहीं गया, तो किसके लिए कहा जा रहा है कि तुम लोग बाहर के आए हुए हो और बाहर रहोगे? स्वाति हमारी एक यंग दोस्त हैं सर, ये दाएं हाथ पे खड़ी हैं, ये बस एक सवाल पूछेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे। सर, मुझे कई चांद थे सरे आसमां पढ़े 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। मैं एक चीज़ जो कभी नहीं भूलूंगी आगे आने वाले 10 साल बाद भी, वो है वज़ीर खानम। वो इतनी हसीन है, वो इतनी दिलकश है, वो इतनी रेवोल्यूशनरी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने रिसर्च की, क्योंकि उसमें उस कैरेक्टर में कितना फिक्शन है और कितनी रियलिटी है, क्योंकि वो ऐसी है कि मुझे लगता है मुझे दुनिया में मैं ढूंढूं तो भी मुझे वज़ीर खानम जैसी कोई दूसरी औरत मिलेगी नहीं, बस वो वही थी, सिंगल पीस। ऐसी औरतें और भी थी बीबी, अगर आप पढ़े मालूम, लेकिन एनीवे ऐसी औरतें अभी बहुत नहीं, लेकिन थी ऐसी औरतें। देखिए, वज़ीर खानम के बारे में जितना मैंने लिखा है, सिवाय एक बात के सब बात बिल्कुल ट्रू है, हिस्टोरिकली प्रूव्ड है। जो बात नहीं है उसमें वो ये है कि उसने वज़ीर खानम ने मास्टर ब्लेक को उसके मरने के पहले छोड़ दिया था। अब ये नहीं मालूम कि मास्टर ब्लेक ने छोड़ा वज़ीर खानम को या मास्टर ब्लेक को वज़ीर खानम ने छोड़ा, इस ख्याल से कि वो बच्चे उसी के पास रह गए, मास्टर ब्लेक के पास रह गए, ये पता लगता है मेरे ख्याल में कि वो उसको वहाँ से निकाला गया होगा। लेकिन चूँकि मुझे ठीक नहीं मालूम है, तो मैं ऐसी बात क्यों लिखूँ जिसका पल्ला मास्टर ब्लेक की तरफ हो या जिसका पल्ला के वज़ीर खानम की तरफ हो। तो मैंने उसकी डेथ को 5 साल आगे कर दिया। जो डेथ उसकी लिखी है मैंने मास्टर ब्लेक की, वो बिल्कुल ठीक है, वो सरबसर ठीक है, बिल्कुल सारा ऐसे वाक़या जैसे कि इसमें लिखा गया है। उनका मंदिर में बना लेना, काली जी के मंदिर में, समझना कि यहाँ शरण मिल जाएगा, उनको क्या मालूम कि शरण जी तो वहाँ शरण नहीं मिलता है। खैर बाहर निकाले गए, मारे वारे गए, सब बिल्कुल ट्रू है। लेकिन वो 1835 का वाक़या है, मैंने उसे 1830 में लिख दिया। यही एक बात मैंने, आप मान लीजिए कि ट्रू नहीं है, वज़ीर खानम की हर बात बिल्कुल ट्रू है। कई चांद थे सरे आसमां की चमक चमक के पलट गए। एक दस्तखत कर देंगे, मेरी ये 3 साल पुरानी किताब है। एक तो नागरी में लिखूं या उर्दू में, अंग्रेजी? सर आप किसी भी जबान में लिखें, सब हमारी हैं। सब आपकी जी। ये तो नागरी में हो गया जी, ये उर्दू में हो गया, वही अंग्रेजी में बोला। क्या बात, तिहरा आशीर्वाद मिल गया मुझे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमशुर रहमान फारूकी साहब, प्रेम कुमार नज़र साहब। बहुत नसीब वाले हैं आप जो फारूकी साहब को आप सुन रहे हैं लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।